29 नंबर में आ जाएगा तृतीय श्रेणी में बधिरों के लिए हेतु आरक्षण पद, जो हियरिंग हैंडीकैप्ड है उनके लिए थर्ड श्रेणी या चतुर्थ श्रेणी में ग्रुप सी और ग्रुप डी में 1% है। आर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड के लिए भी 1% है, और जो ब्लाइंड है उनके लिए भी 1%, विजुअली हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए भी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो कोटा होता है वो ग्रुप सी और ग्रुप डी में 10% ग्रुप सी में, ग्रुप डी में 20%, इस तरह होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। एक सर्विसमैन के लिए कितना एज रिलैक्सेशन दिया जाता है? तो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर का सर्विस जो एक्स्ट्रा रहेगी। अब किसी अप्रेंटिस कैटेगरी में अधिकतम कितने वर्ष के लिए एक सर्विसमैन को नियुक्ति किया जा सकता है? तो 40 ईयर की एज तक उसे नियुक्त किया जा सकता है। कल्चरल कोटा के तहत रेलवे में प्रतिवर्ष कितनी तृतीय श्रेणी में कितनी नियुक्ति की जा सकती है? तो आ जाएगी 4 पर जोनल रेलवे। ये जोनल रेलवे की बात हो रही है, तो इसमें 4 जो है प्रति पर रेलवे जो है की जाती है पर ईयर। स्काउट कोटा में जो है क्षेत्रीय रेलवे पर, मतलब जोनल रेलवे पर स्काउट कोटा कितना होता है? तो ये 2 पर रेलवे होता है, 2% 2 कैंडिडेट पर स्काउट एंड गाइड के लिए। कल्चरल के लिए 4, स्काउट एंड गाइड के लिए 2। उत्पादन इकाई मतलब जो प्रोडक्शन यूनिट होती है उसमें हाउ मेनी कैंडिडेट्स कैन बी अपॉइंटेड? अगेन टैलेंट सर्च स्पोर्ट्स कोटा इन प्रोडक्शन यूनिट एवरी ईयर, तो 8% पर प्रोडक्शन यूनिट आ जाएगा। कार्यशाला में चतुर्थ श्रेणी में इनिशियल ग्रेड में सीधी भर्ती का कितना कोटा होता है? व्हाट इज द कोटा ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन इनिशियल ग्रेड ऑफ वर्कशॉप? 50% डायरेक्ट इनिशियल ग्रेड में 50% होता है। इसमें आ जाएगा ग्रेंगमैन, गेटमैन, गैंगमैन, स्टोर व खलासी व सफाई वालों के स्थानांतरण द्वारा कार्यशालाओं में के लेवल 1 में कितने प्रतिशत पद भरे जा सकते हैं? व्हाट इज द परसेंटेज फील्ड इन द इनिशियल ग्रेड ऑफ लेवल 1 ऑन ट्रांसफर ऑफ गैंगमैन, खलासी एंड सफाई वाला इन वर्कशॉप? तो ये आ जाएगा 10%। और आ जाएगा कार्यशाला में चतुर्थ श्रेणी, मतलब व्हाट इज द परसेंट ऑफ वैकेंसीज दैट इज फील्ड इन ग्रुप डी कैटेगरी इन वर्कशॉप एम्प्लॉय ऑफ अदर डिपार्टमेंट? ग्रुप डी एम्प्लॉय है लेकिन वो अदर डिपार्टमेंट के हैं, तो उनको वर्कशॉप में 40% तक दी जा सकती है। 40% मतलब ये हो गया कि अदर डिपार्टमेंट के आ जाएंगे, उसके बाद में 10% जो है गैंगमैन खलासी आ जाएंगे, और 50% जो है दूसरे जो कैटेगरी के जो लोग आ जाएंगे। इस तरह ये 100% हो जाता है। अब इसमें दिया हुआ है 41 में कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ ट्रांसफरिंग द रिजर्व 10% ऑफ वर्कशॉप फ्रॉम गैंगमैन खलासी एंड सफाई वाला। इसके लिए एज दिया हुआ है 40 ईयर की एज तक जो है एलिजिबल वो लोग रहते हैं। इसमें 42 में दिया है व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉय ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट हु ऑप्ट फॉर ओन रिक्वेस्ट ट्रांसफर टू वर्कशॉप। वर्कशॉप में अगर कोई एम्प्लॉय है जो दूसरे कैटेगरी से वर्कशॉप में आना चाह सकता है, उसको 33 ईयर की एज तक वो अपना ओन रिक्वेस्ट लगा सकता है वर्कशॉप में आने के लिए। 33 श्रेणी व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ रिक्रूटमेंट इन ग्रुप सी फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट? अनरिजर्व जो कैंडिडेट है उनके लिए 30% जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी में मतलब अधिकतम एज सीमा क्या है? 30%, 18 से 30%। चतुर्थ श्रेणी में सामान्य उम्मीदवार की नियुक्ति की अधिकतम सीमा क्या है? इसमें 33 दिया हुआ है चतुर्थ श्रेणी के लिए, लेकिन इसमें श्योर होना चाहिए कि मे बी कि ये 30 ईयर होगा, थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन है इसमें। अब देख लेते हैं कि 45 में कि कर्मचारी कल्याण निरीक्षक SNWI लेवल 7 में विभागीय पदोन्नति में कितने प्रतिशत आरक्षण होता है? तो चीफ SNWI जो होता है लेवल 7 में, SNWI उसके लिए लेवल 7 है, और उसमें 100% डिपार्टमेंटली कोटा होता है, लेकिन 80% सीनियरिटी से लिया जाता है और 20% LDC के द्वारा दिया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है तो 100% आएगा, और अगर इस टाइप से बाइफर्केशन आता है तो 80-20 आएगा। चतुर्थ श्रेणी में नियुक्त हेतु वर्तमान में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? मतलब व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ आर ग्रुप डी कैंडिडेट्स? तो 10th पास सभी में हो गया आजकल। सीधी भर्ती में विकलांगों को अधिकतम कितने वर्ष की आयु सीट दी जाती है? तो इसमें 10 वर्ष की हैंडीकैप्ड कोटा जो 10% का रिलैक्सेशन दिया जाता है उसमें। स्टेशन मास्टर कोटी लेवल 6 में सीधी भर्ती के अंतर्गत रेलवे बोर्ड के माध्यम से यातायात अप्रेंटिसों को खुले बाजार से कितने प्रतिशत पर पद भरे जा सकते हैं? तो इसमें आ जाएगा 15%। हाउ मेनी परसेंटेज पोस्ट आर फिल्ड फ्रॉम द ओपन मार्केट बाय द ट्रैफिक अप्रेंटिस थ्रू द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा ऑफ स्टेशन मास्टर लेवल 6? 15% आ जाएगा। RPF में ग्रुप बी से ग्रुप ए में जाने के लिए कितने प्रतिशत कोटा आरक्षित है? तो इसमें कुछ भी 1% आरक्षण नहीं है।
सहायक स्टेशन मास्टर मतलब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की रिक्तियों को किस आधार पर भर्ती किया जाएगा। एएसएम की भर्ती जो की जाती है 60% डायरेक्ट आते हैं, 25% जो आ जाएगा विभागीय कोटा रहेगा और 15% जो है एलडीसी कोटा रहेगा। तो 60, 25 एंड 15। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के रिक्तियों से कोटियों से रिक्तियों में किस आधार पर भर्ती की जाएगी। तो आ जाएगा नॉन टेक्निकल कैटेगरी एनटीपीसी विल बी फिल्ड ऑन विच बेसिस 16 एंड 2/3% थ्रू द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। 33 एंड 1/3 ऑफ डिपार्टमेंटल सिलेक्शन फ्रॉम द ग्रुप डी टू ग्रुप सी एंड 16 एंड 2.5 फ्रॉम ग्रुप डी टू ग्रुप सी। तो इस टाइप से इसका ये कैलकुलेशन रहेगा परसेंटेज वाइज। । 52 देख लेते हैं कि व्हाट इज द सोर्स फिलिंग द वैकेंसीज ऑफ जेई वर्क्स। जो वर्क्स में जो जेई आते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, मतलब उनकी जो फिलिंग द वैकेंसीज किस टाइप से होती है। 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 25% डिपार्टमेंटल सिलेक्शन और 15% एलडीसी। एसएमएस ये एएसएम के द्वारा जो है सेम टू सेम रहेगा जेई के लिए। जेई सिग्नल की रिक्तियाँ कैसे भरी जाती हैं, इसमें इसका देखिए 40% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाएगा और 20% एलडीसी और 40% डिपार्टमेंट सिलेक्शन ऑन 1:3 बेसिस। जिन कर्मचारी व्यक्तियों के लिए एक से अधिक पत्नियां या पति हों क्या रेलवे में नौकरी के पात्र हैं, तो वो IREM वॉल्यूम 1 के नियम 7 के अनुसार तो जो है पात्र नहीं है, लेकिन अगर जीएम सर चाहें तो वो अप्रूवल दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं। नव नियुक्त कर्मचारी को कितनी अधिकतम प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। और एक ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी एडवांस इंक्रीमेंट कैन एम्प्लाई गेट टू कंप्लीशन ऑफ पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट में। अगर कोई डिप्लोमा कर लेता है उससे कोई इंक्रीमेंट दिया जाएगा, तो उसे कोई इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है। ग्रुप ए में सीधी भर्ती का परसेंटेज है 50% और 50% होता है डायरेक्ट मतलब डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कोटा। आशु लिपिक लेवल 7 में पदोन्नति का प्रतिशत क्या है। व्हाट इज द परसेंट प्रमोशनल कोटा फॉर स्टेनो लेवल 7। स्टेनो लेवल 7 में 100% जो है पदोन्नति का ही कोटा है। ईएसएम वेतनमान लेवल 2 में सीधी भर्ती और पदोन्नति का कोटा कितना परसेंट है, तो 50 एंड 50% है। प्रशासनिक स्तर पर स्थानांतरण 61 नंबर लेते हैं कि ग्रुप सी का एम्प्लाई है जिसने एलएलबी अपना किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एलएलबी, और वो कितने साल के बाद में एसएनडब्ल्यूआई के एग्ज़ाम के लिए बैठ सकता है, तो 7 ईयर के बाद में। आशु लिपिक आरक्षण लिपिक को नियुक्ति के समय श्रेणी में परीक्षा पास करनी होती है। C2 की मेडिकल कैटेगरी के लिए ECRC के लिए पास होना चाहिए। महाप्रबंधक जो है सब्सटीट्यूट की नियुक्ति कर सकते हैं। GM रिक्रूट सब्सटीट्यूट एम्प्लॉय, यस इट इज़ ट्रू। एंड रेलवे विभाग के विशेष श्रेणी के अप्रेंटिस कौन सी एजेंसी चयन करती है, मतलब विच एजेंसी सेलेक्ट स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस। SCRA का जो है सिलेक्शन कौन करती है, तो UPSC। 56 में देख लेते हैं कि यदि कोई रेल इज द टेम्प्रेरी स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस इन टाइटल फॉर HRA अंडर ट्रेनिंग इफ़ द एम्प्लॉय हैज़ हॉस्टल फैसिलिटीज़। अगर कोई SCRA का एक कैंडिडेट है टेम्प्रेरी और वो अगर मान लो हेडक्वार्टर से दूर जाके जहाँ हॉस्टल फैसिलिटी वहाँ पर अगर कोई ट्रेनिंग लेता है तो क्या उसे HRA मिलेगा क्या, ये पूछा गया है। तो इसमें यहाँ मिलेगा, अगर पूर्व मुख्यालय की दर पर जो मुख्यालय पर जहाँ पर रहता है उसके हिसाब से उसे मिलेगा। अब इसमें 66 नंबर देख लेते हैं कि विथ हाउ मेनी डेज प्रियर नोटिस द अप्रेंटिस में बी टर्मिनेटेड। कितने दिन का प्रियर नोटिस देकर एडमिट मतलब अप्रेंटिस को टर्मिनेट किया जा सकता है। देयर इज अनदर अरेंजमेंट इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, उसको 7 दिन का प्रियर नोटिस देके उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। वही परमानेंट एम्प्लॉय के लिए कितने महीने का है, 3 महीने का। और ये दिया हुआ है कि व्हेन एन अप्रेंटिस परमिटेड टू रिजाइन बिटवीन द ट्रेनिंग पीरियड के बीच में रिजाइन देने कब दे सकता है वो, अगर वो अपने प्रशिक्षण में जो कुछ पर खर्चा हुआ अगर वो पूरा जमा करता है तो उस पीरियड में दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता।
66 में देख लेते हैं कि अप्रेंटिस पर कौन से श्रम नियम लागू होते हैं। तो श्रम नियम उसके लिए 1923 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट और फैक्ट्री एक्ट 1948 ये लागू होते हैं। अब देख लेते हैं कि इस ट्रेनिंग पीरियड अप्रेंटिस काउंटेड फॉर क्वालिफाइंग सर्विस विच इज इन ऑब्जर्व्ड। क्वालिफाइंग सर्विस ट्रेनिंग पीरियड वाला काउंट हो गया का क्वालिफाइंग सर्विस के लिए ट्रेनिंग पीरियड, तो जी हाँ होगा वो। ये ज़्यादातर पूछा जाता है ट्रेनिंग पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस के लिए, अगर वो ऑब्जर्व होता है तो होगा, अगर बीच में कोई गैप नहीं होता है तो। अप्रेंटिसों की वार्षिक कार्य अवधि कितने दिनों की होती है? व्हाट इज़ द एनुअल वर्किंग पीरियड ऑफ अप्रेंटिस के लिए होता है 240 डेज का, 240 दिन के लिए। इन केस ऑफ डेथ आफ्टर सुपर एन्यूएशन के बाद अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ होती है एंड वेदर कंपेशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट कैन बी गिवन, तो क्या उसको कंपेशनेट सीजी अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है? तो आंसर रहेगा नहीं की जा सकती है। अगर वो रिटायरमेंट से पहले उसकी डेथ होती है तभी दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता है। चलिए तो दोस्तों, यहाँ पर 71 क्वेश्चन जो 10 कम्प्लीटली रिक्रूटमेंट चैप्टर पे बेस्ड थे, ये यहाँ पर फिनिश होते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगेगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एक जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।